मुंबई या नवी मुंबई, कौन बन रहा है रियल एस्टेट का किंग? प्रॉपर्टी में कहां बनेगा माल, मुंबई या नवी मुंबई? अमीरों की मुंबई से क्यों भाग रहे हैं घर खरीदार? क्या हो रहा है प्रॉपर्टी बाजार का मुंबई में पावर शिफ्ट? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 10 साल में मुंबई का सबसे बड़ा रियल एस्टेट गेम चेंजर साउथ मुंबई नहीं, बांद्रा नहीं, अंधेरी नहीं, बल्कि नवी मुंबई हो सकती है, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? क्या सच में वो शहर जिसे कभी मुंबई का सैटेलाइट टाउन कहा जाता था, अब खुद मुंबई को चुनौती देने की तैयारी कर चुका है? क्या वजह है कि जहां कुछ साल पहले लोग नवी मुंबई में घर खरीदने से हिचकते थे, वहीं आज करोड़ों रुपए के फ्लैट बिक रहे हैं? 4 BHK का किराया 6 लाख रुपए महीने तक पहुंच चुका है और देश के बड़े बिल्डर यहां जमीन खरीदने की लाइन में लगे। क्या एयरपोर्ट, अटल सेतु, मेट्रो, डेटा सेंटर और IT पार्क मिलकर नवी मुंबई को भारत का अगला सबसे बड़ा रियल एस्टेट हब बना देंगे, या फिर यह सिर्फ एक और रियल एस्टेट बबल है जिसमें इन्वेस्टर्स को बड़े बड़े सपने दिखाए जा रहे हैं? सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा, अगर आज आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए 1 करोड़ रुपए है, तो क्या आपको मुंबई छोड़कर नवी मुंबई में दाव लगाना चाहिए? और अगर हाँ, तो वो कौन सी लोकेशन जो आने वाले 10 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न दे सकती है? दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं सिर्फ दावे नहीं, बल्कि 20 साल से नवी मुंबई के काम कर रहे एक बड़े डेवलपर के अनुभव, वहां के ग्राउंड रियलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, कीमतों, जोखिम और फ्यूचर का पूरा विश्लेषण करूंगा। क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा वही कमाता है जो भीड़ से पहले फ्यूचर को पहचान लेता है। लेकिन याद रखिए, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि नवी मुंबई का कौन सा सपना सच है और कौन सा सिर्फ मार्केटिंग। दोस्तों, एक इंटरव्यू में सबसे दिलचस्प दावा यह किया गया कि नवी मुंबई अब सिर्फ एक ऑप्शनल सिटी नहीं रह गया, बल्कि धीरे धीरे इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल सेंटर बनता जा रहा है। डेवलपर का कहना है कि पहले किसी भी शहर का विकास 4 फेज में होता है। सबसे पहले लोग वहां बसते हैं, उसके बाद सड़क और कनेक्टिविटी बनती है, फिर ऑफिस और रोजगार आते, और लास्ट में वहां का सोशल लाइफ, होटल, मॉल, एंटरटेनमेंट और नाइट लाइफ डेवलप होती है। उनका मानना है कि नवी मुंबई पहले 3 फेज लगभग पार कर चुकी है और अब 4थे फेज की शुरुआत होने वाली है। यही वजह है कि वो आने वाले 10 सालों में नवी मुंबई को साउथ मुंबई का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी मानते हैं। अगर कीमतों की बात करें तो कुछ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि 2006 में खारघर में प्रॉपर्टी लगभग 1800 से 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट के आसपास मिलती थी, जबकि पाम बीच रोड पर लगभग 4000 से 4500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का लेवल था। आज वही खारघर कई प्रोजेक्ट में 18 से 20,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है और पाम बीच रोड पर 30 से 35,000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट तक की कीमत बताई गई, यानी लगभग 6 गुना तक की बढ़ोतरी का दावा किया गया। इतना ही नहीं, पाम बीच रोड पर लगभग 3000 स्क्वायर फीट के 4 BHK अपार्टमेंट का किराया करीब 6 लाख रुपए महीना बताया गया, जो इस बात का संकेत है कि हाई एंड हाउसिंग सेगमेंट में भी नवी मुंबई की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी सबसे बड़ी वजह इंफ्रास्ट्रक्चर को माना जा रहा है। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक यानी अटल सेतु ने मुंबई और नवी मुंबई की दूरी को काफ़ी कम कर दिया। नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेजी से आकार ले रहा है, मेट्रो नेटवर्क का एक्सपेंशन हो रहा है, डेटा सेंटर, IT पार्क, कॉर्पोरेट ऑफिस और लॉजिस्टिक कंपनियां लगातार यहां इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आज मुंबई में काम करने आने वाले कई लोग महंगे और छोटे फ्लैट्स की बजाय नवी मुंबई में बड़ा घर खरीदना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बेहतर सड़कें, कम ट्रैफिक, ज़्यादा हरियाली और अपेक्षाकृत बेहतर लाइफस्टाइल मिल रही है। कोविड महामारी के बाद ये बदलाव और तेज हुआ, क्योंकि लोगों ने महसूस किया कि भीड़ वाले इलाकों की बजाय खुली जगह में रहना ज़्यादा सुविधाजनक है। दोस्तों, एक एक्सपर्ट का दावा है कि आज जो प्रोजेक्ट में लगभग 20% खरीदार नवी मुंबई के बाहर से आते हैं, जिनमें साउथ मुंबई, चैम्बूर, ठाणे, डोंबिवली और कल्याण के खरीदार शामिल हैं। कई लोग अपने पुराने छोटे फ्लैट बेचकर नवी मुंबई में बड़ा घर खरीद रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जहां मुंबई के कई इलाकों में एक छोटे फ्लैट की कीमत में मुश्किल से जगह मिलती है, वहीं पनवेल या खारघर के आसपास उसी बजट में परिवार को बड़ा 2 BHK या 3 BHK मिल जाता है। यही वैल्यू फॉर मनी नवी मुंबई की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, किसी भी बिल्डर या डेवलपर का नज़रिया स्वाभाविक रूप से बाजार को लेकर पॉजिटिव हो सकता है, या रियल एस्टेट से जुड़े हुए व्यक्ति का, क्योंकि उनका बिजनेस उसी बाजार से जुड़ा होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट का फैसला केवल ऐसे दावों के आधार पर मत लीजिएगा। हमेशा प्रोजेक्ट की कानूनी स्थिति जांचें,
डेवलपर की क्रेडिबिलिटी, रेरा रजिस्ट्रेशन, कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस, आसपास का वास्तविक इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी फाइनेंशियल क्षमता को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, बतौर रियल एस्टेट एक्सपर्ट मेरी राय यही है कि नवी मुंबई की कहानी केवल हाइप नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर यहाँ पिछले कुछ सालों में वास्तविक बदलाव हुए और आने वाले सालों में भी बड़े प्रोजेक्ट पूरे होने की संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि हर सेक्टर, हर प्रोजेक्ट और हर बिल्डर आपको शानदार रिटर्न देगा। रियल एस्टेट हमेशा माइक्रो मार्केट का खेल होता है। एक ही शहर में 2 किलोमीटर के अंतर से भी रिटर्न पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिर्फ एयरपोर्ट आने वाला है या रेट दोगुना हो जाएंगे जैसे दावों पर भरोसा ना करें। पहले ग्राउंड पर विजिट करें, डेटा देखें और फिर फैसला लें। यही समझदार इन्वेस्टर की सबसे बड़ी पहचान होती है। लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में, किसी के कहने में या फोमो में कोई डिसीजन ले लिया तो वो कल को आपके लिए उल्टा भी पड़ सकता है। यानी कि जहां आप ये उम्मीद करके पैसा लगा रहे थे कि आने वाले 1 साल, 1.5 साल या 2 साल में एक अच्छा रिटर्न लेकर आप एग्जिट कर लेंगे, लेकिन जब आपने वहां एंट्री ली तो उसके बाद कई साल बीत गए लेकिन आपको एग्जिट नहीं मिल पाया। क्योंकि एग्जिट के लिए आपको फिर एक अच्छा खरीदार चाहिए जो आपकी कही हुई वैल्यू के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी को खरीदे। लेकिन क्या सच में रियल एस्टेट सेक्टर में ऐसा होता है? नहीं। क्योंकि फिलहाल के अगर हालातों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहां पर फिलहाल रेट स्टेबल हो गए, यानी कि बढ़ नहीं रहे। करेक्शन अगर नहीं आया तो रेट बढ़ भी नहीं रहे। हाँ, हर रोज कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी के दाम खुद से ही बढ़ाकर जरूर सो जाते हैं कि चलिए आज 12,000 रुपये स्क्वायर फीट था, अगले दिन 12,500 कर लिया और उसके बाद 13,000। लेकिन क्या सच में 13,000 पर उसे बायर मिल रहा है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो टेंशन बढ़ी हुई है वो इन्वेस्टर्स की है, जिन्होंने 1 साल 2 साल पहले इन्वेस्ट किया था और अभी भी एग्जिट के लिए वो खरीदार ढूंढ रहे हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण यही है कि करीब 5.5 लाख से ज़्यादा अनसोल्ड इन्वेंट्री का एक बड़ा पहाड़ खड़ा हो चुका है। यानी ऐसी इन्वेंट्री जिनको खरीदार मिल ही नहीं रहा। यानी कि अगर मार्केट में खरीदार बेतहाशा है तो ये इन्वेंट्री क्यों बढ़ती जा रही है? हाँ, इसके पीछे कारण ये भी हो सकता है कि कई बिल्डर लगातार एक के बाद एक प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं और उन प्रोजेक्ट्स के साथ दावा ये किया जा रहा है कि जैसे ही लॉन्च किया वैसे ही पूरा का पूरा माल बिक गया। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा हो पा रहा है? तो इसलिए जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें, अच्छे से की, सोच समझ के, आंख खोल के, किसी अच्छे एक्सपर्ट से सलाह लेकर, वरना आपकी जो लाखों रुपए की या करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट है वो मुसीबत में फंस सकती है। तो दोस्तों, मुंबई और नवी मुंबई को लेकर आपकी क्या राय है? क्या लगता है? क्या मुंबई, जो पुरानी मुंबई है, उसका पावर शिफ्ट अब नवी मुंबई की तरफ हो गया है? हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर बताएं। मुंबई के किस इलाके में रहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने जानने वाले दोस्तों, परिवार के लोगों के साथ साझा करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको रियल एस्टेट की हर अपडेट तुरंत मिल सके। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।